नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं राकेश सिहाग। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉप 500 क्वेश्चनों का पार्ट नंबर 2 चल रहा था और इसके मैंने आपको 3 वीडियो करवा दिए हैं। ये जो आपका वीडियो होने वाला है ये 4 नंबर होने वाला है, यानी पार्ट नंबर 2 का 4 नंबर वीडियो। कहने का मतलब मैं आपको 90 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुका हूँ। आज हम 91 नंबर क्वेश्चन से करना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो हमेशा की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आप अंत तक वीडियो के बने रहेंगे। आपसे छोटी सी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, जिससे कि थोड़े बच्चे जुड़े तो मेरा मनोबल को पढ़ाने का, मेरा मन करे पढ़ाने का। थोड़ा आपको भी पता है साथियों, थोड़ा सा मैं आपको शेयर करने की बोल सकता हूँ। ठीक है, तो एक बार आप शेयर कर देंगे अपने प्यारे साथियों के साथ, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको बता दूं, ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ये खास तौर से पटवार परीक्षा को ध्यान में रख करके चला रहा हूँ। जितने भी आपके आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी ने जो आपके क्वेश्चन पूछे हैं पीछे एग्जाम्स में, उसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगा हमेशा की तरह। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है तो जो टॉपिक चल रहा था वो मानव शरीर के बारे में चल रहा था। मानो यानी पहले मैं आपको मानव शरीर के बारे में करवाऊंगा, यानी जितने भी आपके पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र, है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जितने भी ये टॉपिक हैं सारे मैं क्लियर करवाऊंगा आपको। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं आपको आनुवंशिकता के बारे में भी करवाऊंगा। इसके बाद मैं आपको मस्तिष्क के बारे में मैंने आपको इसी वीडियो में थोड़ा डिस्कस कर दिया, और भी आगे करता रहूंगा। और भी आपके महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ना वो सारे यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन से। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों, ये रहा 91 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक मनुष्य भोजन में प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में लेता है तो उसके शरीर से कौन सा पदार्थ अत्यधिक क्या होगा, उत्सर्जित होगा। यानी वो भोजन के साथ में अत्यधिक प्रोटीन ले रहा है। क्या ले रहा है? अत्यधिक प्रोटीन ले रहा है। अब थोड़ा सा आपको उस हिसाब से सोचना है कि भी प्रोटीन है वो बना किसका होता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो एमिनो अम्ल होता है, एमिनो अम्ल को प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। कहने का मतलब प्रोटीन आपका एमिनो अम्लों से मिलकर के बना होता है और एमिनो अम्ल एक प्रकार का क्या होता है? यूरिया होता है। कहने का मतलब एक प्रकार का यूरिया होता है, क्योंकि यूरिया और यूरिक अम्ल के अंदर भी आपका एमिनो अम्ल ही पाया जाता है। इसका मतलब प्रोटीन अगर अत्यधिक कोई उपयोग में लेगा व्यक्ति तो उसके शरीर में क्या बनेगा? एमिनो अम्ल बनेगा, और वो एमिनो अम्ल किस में परिवर्तित हो जाएगा? यूरिया और यूरिक अम्ल के रूप में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखना, शरीर से क्या निकलेगा? उसके सबसे ज्यादा यूरिया और यूरिक अम्ल निकलेगा। यानी जो व्यक्ति ज्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करेगा उसके शरीर से पसीना और मूत्र की उत्सर्जन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। मूत्र और पसीने का उत्सर्जन क्या होगा? सबसे ज्यादा। और यूरिया के जो यूरिया है वो पसीने और हमारे मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि यूरिक अम्ल नाइट्रोजन का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, यानी जो आपका यूरिक अम्ल है, यूरिक अम्ल किसका उत्सर्जी पदार्थ है? ये आप क्वेश्चन को इस प्रकार से पढ़ने की कोशिश करो कि यूरिक अम्ल है वो किसका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। भाई, यूरिक अम्ल को कौन उत्सर्जित करता है? अगर आपको पता है प्यारे साथियों, तो कल मैंने आपको बताया था, कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि आपके जो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक तो आपका होता है एमिनोटेलिक, यानी जो अमोनियाटेलिक, यानी जो क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। एक आपका यूरिकोटेलिक था जो यूरिक अम्ल का निर्माण उत्सर्जन करते हैं। एक यूरियोटेलिक थे जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। एक एमिनोटेलिक थे जो एमिनो अम्ल का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर आपको किसके बारे में ध्यान रखना है? यहाँ पर आपको यूरिकोटेलिक के बारे में ध्यान रखना है। यूरिकोटेलिक कौन कौन से थे? तो यूरिकोटेलिक के बारे में मैंने आपको बताया था, जितने भी आपके पक्षी वर्ग और जो सरीसृप होते हैं, पक्षी वर्ग और जो सरीसृप होते हैं वो क्या करते हैं आपके? वो सभी के सभी आपके यूरिक अम्ल का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका कॉकरोच। ये क्या होगा आपका? कॉकरोच, है ना, कॉकरोच। तो ये कॉकरोच पक्षी वर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो कॉकरोच तिलचट्टा जो होता है वो एक क्या हो गया? पक्षी वर्ग की श्रेणी में आ गया। इसका मतलब ये क्या करेगा? अपने शरीर से यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेगा। किसका उत्सर्जन करेगा? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर केंचुए की अगर हम बात करें तो केंचुआ क्या करता है? केंचुआ जो है ना
वो आपका अमोनिया का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है? अमोनिया का उत्सर्जन करता है। मेंढक जो है ना, मेंढक, वो आपका अमोनिया का उत्सर्जन भी करता है। और मेंढक जो है ना, मेंढक, वो यूरिया का भी क्या करता है? यूरिया का भी उत्सर्जन करता है। मानव आपको पता है यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिक अम्ल बहुत कम मात्रा में निकलता है शरीर से, इसलिए हम यूरिक अम्ल को हम नहीं मानते कि हमारे शरीर से उत्सर्जित हो भी रहा है ना। बहुत कम मात्रा में यूरिक अम्ल उत्सर्जित होता है। ज़्यादातर किसके रूप में होता है? हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यूरिया के रूप में बाहर होता है। ठीक है, तो तिल चट्टे में क्या निकलता है? शरीर से यूरिक अम्ल निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव वृक्क यानी किडनी, जिसको हम गुर्दा भी बोलते हैं, उसकी क्रियात्मक या फिर क्रियाशील इकाई क्या है या फिर मूल इकाई क्या है? देखिए, क्रियात्मक, क्रियाशील या फिर मूल इकाई, या फिर इसको संरचनात्मक इकाई भी बोल देता है। संरचनात्मक का मतलब जिसके द्वारा निर्माण होता है, उसको हम संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, कार्य किया जाता है, उसको हम क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, या फिर क्रियात्मक, या फिर उसको हम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। देखिए, अब मानव वृक्क की बात आई है, यानी किडनी किसकी बनी होती है? तो किडनी जो है ना, किडनी वो बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर के बनती है। किससे मिलकर के बनती है? नेफ्रॉन से मिलकर के बनती है। आपको पता होना चाहिए जो किडनी होती है, किडनी जो होती है वो कितनी होती है? हमारे शरीर में दो होती है, एक तो दाईं किडनी, एक बाईं किडनी, है ना। तो इस किडनी के अंदर 10 लाख छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। और उन छोटी छोटी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन की जो संरचना है ना, वो इस प्रकार की होती है। नेफ्रॉन की जो संरचना है प्यारे साथी, वो इस प्रकार की होती है, जो आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। इस प्रकार की, है ना, इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की। यहाँ पर कुंडली सी होती है इस प्रकार से, फिर इसके बाद में इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर एक कुंडली और होती है, फिर आगे ये संग्राहक नलिका होती है। ठीक है ना, ये संग्राहक नलिका होती है। ये आपका नेफ्रॉन्स होता है इस प्रकार का। क्या होता है? आपका नेफ्रॉन्स होता है। ठीक है, अब ये जो आपका नेफ्रॉन्स है, ये नेफ्रॉन्स कितनी मात्रा में पाए जाते हैं? तो 10 लाख एक किडनी के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है? 10 लाख एक किडनी के अंदर। ध्यान से समझो इस बात को, एक किडनी में 10 लाख होते हैं। इसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। इसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स बोलते हैं। अब नेफ्रॉन्स का ये जो आगे का भाग है, ये जो पैलिनुमा भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोमेन संपुट बोलते हैं। ये जो यहाँ पर कुंडली दिखाई दे रही है, इस कुंडली को बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका, यानी पास में है ना, ये इस बोमेन संपुट के पास में है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। और ये जो आपको यहाँ पर लूप दिखाई दे रहा है, यानी ये जो यू आकृति का दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हेनले लूप। क्या बोलते हैं? हेनले लूप बोलते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, और ये जो आपको आगे दिखाई दे रहा है, ये जो ना, इसको बोलते हैं संग्रह नलिका या फिर संग्रहक वाहिनी। संग्रह नलिका बोलते हैं इसको हम बोलते हैं संग्रह नलिका। ये जो संग्रह नलिका होता है, ये नेफ्रॉन्स का भाग नहीं होता है। संग्रहक नलिका नेफ्रॉन्स का भाग नहीं होता है, ये किडनी का दूसरा पार्ट है, किडनी का दूसरा भाग होता है। यानी किडनी के अंदर एक तो क्या होता है? किडनी के अंदर एक तो नेफ्रॉन्स होता है, ये इस प्रकार के 10 लाख होते हैं ये तो। लेकिन ये जो है ना संग्रहक वाहिनी, ये सिर्फ एक होती है। किसके आगे? प्रत्येक के आगे एक होती है। प्रत्येक के आगे एक होती है, यानी कहने का मतलब ये कहाँ पर जाके खुल जाती है? ये आगे जाके खुल जाती है मूत्र वाहिनी के अंदर। कहाँ पर खुल जाती है? मूत्र वाहिनी के अंदर। यानी किडनी के अंदर ये जो नेफ्रॉन्स है ना, यही काम करता है आपका किसका? मूत्र का निर्माण करने का। यही काम मूत्र का निर्माण करने का काम करता है। और काम क्या क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। थोड़ी शॉर्ट में मैं आपको बहुत सारी बातें बता देता हूँ, जिससे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। तो मैंने आपको बताया कि जो मानव वृक्क यानी जो किडनी है, उसका क्रियात्मक या फिर संरचनात्मक इकाई क्या हो गया आपका? तो नेफ्रॉन्स हो गया। क्या हो गया? नेफ्रॉन्स। अच्छा, नेफ्रॉन्स के 3 पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। एक तो आपका बोमेन संपुट, एक आपका समीपस्थ कुंडलित नलिका, एक आपका ये यू आकृति का हेनले लूप, और एक आपका हो गया दूरस्थ कुंडलित नलिका। इस संग्रहक वाहिनी को हम क्या नहीं मानते? नेफ्रॉन का भाग नहीं मानते हैं। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि इनका काम क्या क्या है। इनका काम क्या क्या, यानी कौन सा पार्ट क्या काम करता है। देखिए, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? बोमेन संपुट की। तो बोमेन संपुट के अंदर यहाँ पर क्या पाया जाता है? इस प्रकार का एक रक्त कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। यहाँ पर एक रक्त कोशिकाओं का जाल पाया जाता है, और उस रक्त कोशिकाओं के जाल को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं?
ग्लोमेरुलस बोलते हैं। समझना इस बात को। इस बोमेन संपुट के अंदर रक्त कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। उस रक्त कोशिकाओं के जाल को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस के पास में खून आता है और खून के साथ में क्या आता है? खून के साथ में आपका जल भी आता है और उस जल के अंदर घुली हुई क्या आती है? यूरिया भी आती है। क्या आती है? यूरिया भी आती है। अब इस बोमेन संपुट का क्या काम है? ये बोमेन संपुट या फिर ग्लोमेरुलस क्या करता है? बोमेन संपुट या फिर जो ग्लोमेरुलस है ना, वो जल और यूरिया को अलग अलग करने का काम करता है। जल और यूरिया को क्या करता है? अलग अलग करने का काम करता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर छानने का काम होता है। यूरिया अलग हो जाती है, जल अलग हो जाता है, यानी यहाँ पर छानने का काम करता है। किसको? जल को। जल को छानने का काम करता है और जल को छानने की क्रिया क्या कहलाती है? परानिस्यंदन कहलाती है। क्या कहलाती है? परानिस्यंदन। निस्यंदन का मतलब छानना है ना, परानिस्यंदन। तो ध्यान रखना, ये जो आपका बोमेन संपुट वाला भाग होता है, ये परानिस्यंदन का काम करता है। यानी कहने का मतलब जल और यूरिया को क्या करता है? अलग अलग करता है। अब जो जल होता है वो तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। जल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो जल तो कहाँ चला जाता है? वापस खून के माध्यम से हमारे शरीर में चला जाता है। बचती पीछे क्या है? यूरिया। वो यूरिया आगे चली जाती है कहाँ पर? इस समीपस्थ कुंडलित नलिका के पास। ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका के पास। अब यहां पर आ गया, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं फिर आपको समझ में आएगा। यहां पर आ गया क्या? यहां पर आपका आ गया वो यूरिया। यूरिया यहां पर आ गया। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर इसने जो छाना था वो पूरा का पूरा जल इसने अलग कर दिया। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा जल अलग हो गया, थोड़ा बहुत जल बच जाता है। तो वो जो जल है ना, वो यहाँ पर आके क्या हो जाता है? वापस से अवशोषित हो जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर पुनः निस्यंदन किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? पुनः निस्यंदन किया जाता है। यहाँ पर पुनः निस्यंदन किया जाता है। फिर आपका यहाँ से थोड़ा सा यूरिया है वो कहाँ चला जाता है? आगे खिसक जाता है यहाँ इस भाग में। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को बोलते हैं हेनले लूप। जब ये हेनले लूप में पहुंचता है यूरिया, तो हेनले लूप फिर से क्या करता है? उसका निस्यंदन करता है। यानी उसका क्या करता है? उसमें से जो जल है ना, उस जल का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। यानी उसमें जो जल है उसका क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर निस्यंदन हुआ था, यहाँ पर भी अवशोषण हुआ था, यहाँ पर भी अवशोषण हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? पुनः अवशोषण बोल सकते हैं इसको, दोबारा अवशोषण हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये कोई ज़्यादा काम नहीं करती, ये सिर्फ इसको कहाँ भेज देती है? संग्रह वाहिनी में। और संग्रह वाहिनी उस यूरिया को कहाँ भेज देती है? मूत्र वाहिनी में। और मूत्र वाहिनी मूत्राशय में भेज देती है और मूत्राशय मूत्र मार्ग के द्वारा क्या कर देता है? शरीर से उसे यूरिया को बाहर कर देता है। इस प्रकार हमारी प्रक्रिया होती है नेफ्रॉन की। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है प्यारे साथियों। फिर भी बहुत सारी बातें देखो, आपको पता है कि अब परीक्षा के टाइम पर मैं बहुत सारी बातें मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा मेरे को कंटेंट देना है आपको, जिससे कि आप बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम में स्कोर करके आओ, है ना। तो बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब कभी कभी क्या हो जाता है? कभी कभी नेफ्रॉन खराब हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है? नेफ्रॉन खराब हो जाते हैं, यानी हमारी किडनी खराब हो जाती है। तब हमें कृत्रिम किडनी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? कृत्रिम किडनी की आवश्यकता पड़ती है। और उस कृत्रिम किडनी को हम क्या बोलते हैं? है ना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। ये भी तो आपके क्वेश्चन बन सकता है कि भाई नेफ्रॉन खराब हो जाता है, जब खराब हो जाता है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? कृत्रिम किडनी या फिर कृत्रिम नेफ्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। सॉरी, कृत्रिम, जब किडनी खराब हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? कृत्रिम किडनी की आवश्यकता पड़ती है, या फिर कृत्रिम वृक्क की आवश्यकता पड़ती है। और इस कृत्रिम वृक्क को कहा जाता है डायलिसिस। क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस, है ना, डायलिसिस, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं अपोहन। क्या कहा जाता है? अपोहन कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डायलिसिस क्या है या फिर अपोहन क्या है? तो ध्यान रखना, कृत्रिम वृक्क है, यानी किडनी के जैसा एक अलग से मतलब पार्ट है, कृत्रिम रूप से बनाया गया, जो किडनी की तरह काम करता है, यानी हमारे शरीर से यूरिया को बाहर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। थोड़ी सी तबीयत डाउन है प्यारे साथियों, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा बुखार वगैरह और जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी आपके लिए वीडियो देना जरूरी है, क्योंकि आपका टाइम बहुत निकट है, बहुत पास है आपका टाइम परीक्षा का, इसलिए आपको वीडियो देना जरूरी था। इसलिए थोड़ा सा आप मैनेज जरूर करना प्यारे साथियों, साथ देना अपने भाई का, आपके लिए बहुत कुछ करने की सोची है मैंने। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया कि मानव वृक्क जो होता है, किडनी जो होती है, उसकी क्रियाशील या फिर क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो भाई नेफ्रॉन, क्योंकि वृक्क जो है ना वो काम किसके माध्यम से करता है? इस नेफ्रॉन के माध्यम से ही करता है। ठीक है, और इसी नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? वृक्क की संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। इसको ही क्या बोलते हैं? संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। तो ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हेनले लूप का मुख्य कार्य क्या है?
हेनले लूप का मुख्य कार्य क्या है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, हेनले लूप अवशोषण करने का काम करता है। छानने का काम कौन करता है? तो भाई छानने का काम तो आपका करता है कौन? बोमेन संपुट। मैंने बताया था ना आपको, बोमेन संपुट जो है ना, पैलिनुमा भाग नेफ्रॉन का, वो तो छानने का काम करता है। अवशोषण करने का काम कौन करता है? हेनले लूप और समीपस्थ कुंडलित नलिका करते हैं। मूत्र निष्कासन का काम कौन करता है? तो मूत्र निष्कासन का काम करता है मूत्राशय। मूत्राशय मूत्र निष्कासन का काम करते हैं। और मूत्र का निर्माण होता कहाँ पर है? निर्माण होता है प्यारे साथियों लीवर के अंदर। निर्माण लीवर में होता है, क्योंकि मूत्र क्या होती है? एक प्रकार की यूरिया होती है। एक प्रकार की क्या होती है? यूरिया। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यूरिया का निर्माण तो आपका होता है लीवर में, निर्माण लीवर में होता है। लेकिन इस यूरिया को बाहर कौन छोड़ता है? इसको बाहर छोड़ने के लिए आपका काम करता है वृक्क यानी किडनी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाइड्रा जो है ना, वो एक सिलिट्रेंटा संघ का जंतु है ना, हाइड्रा। तो इसका मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था, सिलिट्रेंटा संघ हो गया, अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, है ना, यूग्लिना हो गया, पेरामीशियम हो गया, इन सभी का जो आपका नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है? इन सभी का नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ आपका अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का वृक्क होता है, मनुष्य का वृक्क किस प्रकार का वृक्क होता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मेटानेफ्रॉन्स। मेटानेफ्रॉन्स क्या है? मेटानेफ्रॉन्स का मतलब आधुनिक वृक्क, आधुनिक वर्ग वृक्क, आधुनिक वृक्क। यानी कहने का मतलब आपको पता है कि पहले मनुष्य जो था ना, मनुष्य में टाइम टाइम पर क्या होते रहे हैं? इसका विकास होता रहा है। तो आज से पहले, आज से हम अगर 2000 साल पहले की बात करें, 5000 साल पहले की बात करें, तो व्यक्ति में आज जो विभिन्नताएं है ना, वो पहले नहीं थी, है ना। तो व्यक्ति क्या होता गया, यानी मनुष्य क्या होता गया? टाइम टाइम पर अपडेट होता गया। अपडेट का मतलब टाइम टाइम पर क्या होता गया? अनुकूल होते गया। तो पहले ये जो वर्क होते थे वो भी, यानी हमारे सारे अंग क्या होते गए? मतलब एक प्रकार के जो अपडेट होते गए। कहने का मतलब स्टार्टिंग के जो जीव थे ना, स्टार्टिंग के मनुष्य था, उसके अंदर ये पुराने थे, जिसको हम प्रोनेफ्रॉन्स बोलते हैं। उसके बाद मध्य कड़ी की अगर बात करते हैं, मध्य जीवन की अगर बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं मिसोनेफ्रॉन्स। और आज का जो आधुनिक जो मानव है ना, उसके अंदर जो वर्ग पाए जाते हैं उसको बोलते हैं आधुनिक वर्ग, जिसको मेटानेफ्रॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों की कौन सी रुधिर वाहिनी में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा होती है? यूरिया सर्वाधिक कौन सी वाहिनी के अंदर पाया जाता है, यह आपसे पूछा है। अब देखिए, यूरिया बनता कहां पर है? यूरिया आपका बनता है लीवर में, लीवर में, है ना। लीवर को बोलते हैं यकृत। थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो, लीवर को यकृत बोलते हैं। अब देखिए, यूरिया जो है ना, यूरिया वो एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ होता है। क्या होता है? एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट का मतलब खराब पदार्थ। अब ये अगर अपशिष्ट पदार्थ है, ये अगर खून में मिलेगा तो खून क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। खून क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। अब खून अशुद्ध हो गया तो अशुद्ध खून आपका किसके अंदर बहता है? शिरा के अंदर बहता है। अब कौन सी शिरा के अंदर बहेगा? भाई यकृत से निकला है तो यकृत शिरा के अंदर बहेगा। अगर यहीं पर बात शुद्ध खून की होती तो वो यकृत धमनी में बह जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। यकृत धमनी और यकृत शिरा दोनों आपको दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका यकृत शिरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि निर्माण कहाँ पर हुआ यूरिया का? यकृत में, लीवर में। अब यूरिया एक प्रकार का अशुद्ध पदार्थ है, वो खून में मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? खून अशुद्ध हो जाएगा। अब अशुद्ध खून शिरा के अंदर बहता है, यकृत से जो शिरा निकलती है उसको हम क्या बोल देते हैं? यकृत शिरा बोल देते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है कि पक्षियों व सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? पक्षियों और सरीसृपों में मैंने आपको बताया था प्यारे साथियों, जो पक्षी और जो सरीसृप है, पक्षी और जो सरीसृप है उसका उत्सर्जी पदार्थ आपका यूरिक अम्ल होता है। ये बातें मैंने आपको कल ही बता दी थी, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना याद कर लेना प्यारे साथियों। यूरिया आपका जो है ना वो स्तनधारियों से निकलता है, मनुष्य जैसे स्तनधारियों से, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी। अमोनिया मैंने आपको बताया सिलिट्रेंटा संघ हो गया, है ना, पेरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इन सभी से आपका अमोनिया निकलता है। मेंढक से भी निकलता है। और एमिनो अम्ल मैंने आपको बताया था इकाइनोडर्मेटा। क्या बताया था मैंने आपको? इकाइनोडर्मेटा के बारे में बताया था। वो एक ऐसा जीव है जिसके शरीर से एमिनो अम्ल बाहर निकलता है।
ठीक है, तो ये बात मैं आपको कल ही बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पर पीएच नाम आएगा, मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मूत्र का जो पीएच मान होता है साथियों, वो होता है आपका 6। कितना होता है? 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, इसका मतलब अगर इसका पीएच मान 6 है तो हमारा जो मूत्र होता है ना, मूत्र वो हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है। हल्का क्या होता है? अम्लीय। हमारा मूत्र जो है ना, उसकी प्रकृति कैसी होती है? हल्की अम्लीय। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो आपको मैंने कल बताया था, कल मैंने आपको बात बताई थी कि एक बिलीविरडिन नाम का वर्णक होता है। बिलीविरडिन नाम का वर्णक, ये जो बिलीविरडिन नाम का वर्णक है, ये कहाँ से निकलता है? ये पितरस से निकलता है। पितरस कहाँ से निकलता है? ये यकृत से निकलता है। ठीक है, ये बात मैं आपको कल बता चुका था। यकृत से पितरस निकलता है, इसके अंदर बिलीविरडिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है। जब ये वर्णक टूटता है तो 2 भागों में टूट जाता है। एक तो ये बनाता है स्ट्रकोबिलिन। क्या बनाता है? स्ट्रकोबिलिन बनाता है। और एक आपका बनाता है यूरोक्रोम। स्ट्रकोबिलिन है, स्ट्रकोबिलिन है, ये स्ट्रकोबिलिन के कारण हमारा जो मल है ना, मल, उसका रंग क्या होता है? पीला होता है। और इस यूरोक्रोम के कारण हमारे मूत्र का रंग पीला होता है। इसके कारण किसका रंग पीला होता है? मूत्र का रंग पीला होता है। ये बात मैं आपको कल बता चुका हूं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट आंसर। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण हमारा जो मूत्र है वो क्या होता है? पीला होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों कि ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा उत्सर्जन किसके अंदर होता है। जो ग्रीन ग्रंथियां प्यारे साथियों, वो ऑर्थोपोडा संघ के जीवों में पाई जाती हैं। किसके अंदर पाई जाती हैं? ऑर्थोपोडा संघ के जीवों में पाई जाती हैं। ये बात तो कई बार पूछी गई है कि ग्रीन ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, ग्रीन ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तो ध्यान रखना, ऑर्थोपोडा संघ के जो जीव होते हैं उनके अंदर आपकी ग्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में लेक्टियल ग्रंथियां, हमारे शरीर में तो बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, उसी प्रकार से ऑर्थोपोडा संघ के जो जीव होते हैं उनके अंदर आपकी ग्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। और मोलस्का संघ का जो जीव है ना, मोलस्का संघ, उसके अंदर आपकी एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं शाही ग्रंथि। क्या बोलते हैं? शाही ग्रंथि बोलते हैं। शाही ग्रंथि, ये जो शाही ग्रंथि है ये मोलस्का संघ के जीवों में पाई जाती है। और ये शाही ग्रंथि मोलस्का संघ का जो बाहरी स्तर है ना, बाहरी स्तर यानी सुरक्षा कवच जिसको बोलते हैं, सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ये बाहर का स्तर बनाने का काम करते हैं ये, है ना। शाही ग्रंथियां किस वर्ग के जीवों में? मोलस्का संघ के जीवों में। और ऑर्थोपोडा संघ के जीवों में ग्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन्हीं से क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है परानिस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसके द्वारा होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था परानिस्यंदन, बोमेन संपुट। हेनले लूप क्या होता है? अवशोषण करने का काम करता है, अवशोषण, है ना। समीपस्थ कुंडलित नलिका भी क्या करती है? जल का सर्वाधिक अवशोषण करती है। और दूरस्थ कुंडलित नलिका कोई ज्यादा काम नहीं करती, ये सिर्फ उस मूत्र को कहाँ भेजने का काम करती है? संग्रहक नलिका में भेजने का काम करती है। कहाँ पर भेजने का काम करती है? संग्रहक नलिका में भेजने का काम करती है। तो ये सारी बातें मैं आपको पीछे बता चुका हूं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। मनुष्य की प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना, 1 मिलियन। 10 लाख क्या होते हैं? 10 लाख आपके एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। एक किडनी में 10 लाख, 1 मिलियन को 10 लाख बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्य प्रतिदिन लगभग कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। भाई एक दिन में, पूरे दिन में 24 घंटे में कितने लीटर मूत्र शरीर से बाहर छोड़ता है? शरीर से बाहर छोड़ता है। अच्छा, 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहले आपको पूछ सकता है कि उत्सर्जन कितना होता है। तो ध्यान रखना, उत्सर्जन कितना होता है तो ध्यान रखोगे अच्छे से। उत्सर्जन तो जो होता है वो होता है 1.8 लीटर। 1.8 लीटर। सामान्यतः जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर से डेली 1.8 लीटर मूत्र बाहर निकलता है। अच्छा, पूछ लेगा आपसे कि मूत्र बनता कितना है? पूरे दिन में 24 घंटे में मूत्र बनता कितना है? तो बनता भाई साहब 100 लीटर है। कितने लीटर बनता है? 100 लीटर। अब आप कहोगे सर वो 100 लीटर मूत्र है वो बाहर क्यों नहीं निकलता? तो मैंने आपको बताया ना, वो आपकी जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, हेनले लूप है ना, वो क्या करते हैं उसका, और जो आपका बोमेन संपुट है वो उसमें से जल को बाहर कर देते हैं। उसमें से क्या कर देते हैं? जल को बाहर कर देते हैं, है ना। जल को छान लेते हैं क्योंकि हमारे शरीर के लिए जल आवश्यक होता है, इसलिए जल को छान करके बाहर कर देते हैं। इसलिए वो कितना बचता है? सिर्फ और सिर्फ 1.8 लीटर बचता है
है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, बनता आपका 100 लीटर लेकिन निकलता कितना है बाहर, 1.8 लीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त में एडीएच हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो क्या होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। पिछले पार्ट का मतलब जो मैंने आपको 500 क्वेश्चनों का जो पार्ट करवाया था ना पहला, उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एडीएच हार्मोन क्या है। एडीएच हार्मोन की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एडीएच की फुल फॉर्म है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एक नंबर बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। इस एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को हम वेसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। वेसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। अगर हमारे शरीर में वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में मूत्र की, सॉरी दोस्तों बीच में जो दिक्कत हो गई थी उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो बात कर रहे थे वेसोप्रेसिन के बारे में। मैंने आपको बताया जो एडीएच हार्मोन होता है उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। इसकी फुल फॉर्म एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है। इसको वेसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। वेसोप्रेसिन से आपको याद हो गया होगा ये जो है ना, ये क्या करता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। मूत्र की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। क्योंकि ये क्या करता है, जल का अवशोषण करने के लिए प्रेरित करता है ना। जो बोमेन संपुट होता है आपका, जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, हेनले लूप होता है, उसको क्या करता है, जल में मूत्र में से जल अवशोषित करने की का नियंत्रण करता है। अगर ये इसकी कमी हो जाती है तो हेनले लूप और समीपस्थ कुंडलित नलिका जल का अवशोषण नहीं कर पाते, जिसके कारण मूत्र की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि मूत्र में ज़्यादा जल बाहर जाएगा, इसका मतलब मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखेंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि रुधिर में मूत्र का पृथक्करण किसके द्वारा होता है। रुधिर में से मूत्र का पृथक्करण किसके द्वारा होता है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ प्यारे साथियों। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा 106 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोमेन संपुट। बता रखा है ना मैंने, बोमेन संपुट मैंने आपको बताया था। पृथक्करण कौन करता है, बोमेन संपुट करता है। फिर वो चला जाता है कहाँ पर, समीपस्थ कुंडलित नलिका के पास, उसके बाद हेनले लूप के पास, वहाँ पर जल का अवशोषण होता है। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, है ना। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, इसलिए आप अच्छे से इस बात को सीरीज वाइज समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे 1828 में वोलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में तैयार किया था, वो प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है जिसको प्रयोगशाला में तैयार किया गया। तो ध्यान रखना साथियों, यूरिया जो है ना, यूरिया, उसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। ऐसा प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसको प्रयोगशाला के अंदर तैयार किया गया उसका नाम है यूरिया। किसने इसको तैयार किया, वोलर नाम के वैज्ञानिक ने इसको क्या किया, तैयार किया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑर्निथिन चक्कर किससे संबंधित है। ऑर्निथिन चक्कर किससे संबंधित है। देखिए इससे पहले मैंने आपको 2 चक्कर और भी बताए थे। मैंने आपको क्रेब्स चक्कर बताया था, मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस चक्कर बताया था, अगर आपको याद है तो। एक मैंने आपको क्रेब्स चक्कर बताया था, अगर आपको याद है तो, पिछले वीडियो में बताया था। और इसी प्रकार से मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस चक्कर बताया था। ग्लाइकोलाइसिस चक्कर, ग्लाइकोलाइसिस चक्र में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र में जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, वो टूट करके क्या कर देता है, टूट करके 2 अणु बना देता है। किसके, 2 अणु बना देता है, पायरुविक अम्ल के, पायरुविक अम्ल के, है ना, पायरुविक अम्ल के 2 अणु बना देता है ग्लाइकोलाइसिस चक्कर। तो ये O2 की अनुपस्थिति में होता है, O2 की अनुपस्थिति में होता है। और कौन से भाग में होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, लेकिन ये जो क्रेब्स चक्कर है ये प्यारे साथियों आपका होता है मैट्रिक्स भाग में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स भाग है वहाँ पर आपका क्रेब्स चक्कर होता है। इसकी खोज 1937 में हेंस क्रेब्स ने की थी। इसके बाद ये O2 की उपस्थिति में होता है, O2 की उपस्थिति में होता है। इसके द्वारा आपके 36 अणु ATP के बनते हैं, 36 अणु ATP के बनते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस चक्र से कितने बनते हैं, 2 अणु ATP के बनते हैं। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है ना, क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस चक्र के बारे में, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर बात आर्निथिन चक्र की है। किसकी है, आर्निथिन चक्र की। तो आर्निथिन चक्र क्या है, आर्निथिन चक्र हम किसको बोलते हैं, यानी यूरिया निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, यूरिया निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, यूरिया निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्निथिन चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्निथिन चक्र बोलते हैं। अच्छा, यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, तो यूरिया का निर्माण आपका होता है
लीवर के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आर्निथिन चक्कर का संबंध किससे है, आर्निथिन चक्कर का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना लीवर या फिर यकृत से इसका क्या होता है, संबंध होता है, क्योंकि आर्निथिन चक्कर के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है और यूरिया का निर्माण आपका लीवर के अंदर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। पायरुविक अम्ल को क्या बोलते हैं? पायरुविक अम्ल के निर्माण को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस चक्कर, जो मैं आपको पीछे अभी बता चुका हूं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 109 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको ये पूछा है। देखिए, मूत्र का पीएच मान 6 होता है, बिल्कुल सही बात है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है, मैं पीछे आपको बता चुका हूं। मूत्र में H2O की मात्रा यानी जल की मात्रा, H2O का मतलब जल की मात्रा लगभग 95% होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखना हमारा जो मूत्र होता है उसके अंदर 95% क्या पाया जाता है, आपका जल पाया जाता है। मूत्र में यूरिया की मात्रा 2.6% होती है, यह भी बिल्कुल सही बात है। 2.6% मात्रा में हमारे मूत्र में क्या होता है, यूरिया होता है। अच्छा, ताजा मूत्र में से दुर्गंध यूरिनोइड के कारण आती है, यह भी सही बात है। यानी हमारा जो मूत्र होता है उस मूत्र में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है आपका यूरोक्रोम, एक तो यूरोक्रोम पाया जाता है। इस यूरोक्रोम के कारण तो क्या होता है, इसका रंग पीला होता है। दूसरा, इसमें एक यूरिनोइड नाम का पदार्थ पाया जाता है, यूरिनोइड पदार्थ। ये जो यूरिनोइड है ना, ये क्या करता है, गंध उत्पन्न करने का काम करता है। तो इसमें हमारा जो मूत्र होता है उसमें से जो दुर्गंध आती है ना, वो इसी यूरिनोइड के कारण आती है। इसका मतलब कोई भी कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर एफ आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एफ, कोई भी कथन असत्य नहीं है। समझ में आपको आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किडनी में पत्थरी यानी स्टोन निर्माण का क्या कारण है? हमारी जो किडनी होती है उसमें जो पत्थरी हो जाती है, स्टोन का निर्माण हो जाता है, वो किसका कारण है? यानी हमारे किडनी के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट्स की क्या हो जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पत्थरी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पत्थरी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, वो जो पत्थरी होती है वो कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? तो वो जो पत्थरी है ना, पत्थरी स्टोन जो होता है, वो एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। और कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट याद रखना, बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है, फैक्ट के माध्यम से आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें कोई वो समझाने वाली बात नहीं है, हम किसी से रिलेट इसको नहीं कर सकते, आपको याद ही रखनी पड़ेगी। किडनी के अंदर जो पत्थरी होती है वो एक प्रकार का कैल्शियम ऑक्सलेट्स होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन से संबंधित भाग नहीं है। नेफ्रॉन से संबंधित भाग कौन सा नहीं है? तो आपको मैंने बता रखा है, बोमेन संपुट पैलिनुमा भाग होता है, ये भी होता है भाग। एनलेलूप भी होता है जो जल का अवशोषण करता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका भी होती है, लेकिन संग्रह वाहिनी या फिर संग्रह नालिका ये नेफ्रॉन का भाग नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में तीसरे क्वेश्चन में आपको बताया था, संग्रह नलिका जो है ना, संग्रह वाहिनी जो है वो आपकी नेफ्रॉन का भाग नहीं है, इसको मूत्र वाहिनी का भाग मानते हैं। किसका भाग मानते हैं? मूत्र वाहिनी का भाग मानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है डायलिसिस यानी अपोहन किससे संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था अपोहन क्या है, एक अपोहन या फिर डायलिसिस क्या है, एक कृत्रिम वृक्क है। एक क्या है, कृत्रिम वृक्क। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो मनुष्य को एक कृत्रिम वृक्क की आवश्यकता होती है, और उस कृत्रिम वृक्क को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस या फिर अपोहन बोलते हैं। तो प्यारे साथियों, ये जो आपका डायलिसिस है वो क्या है, किडनी से संबंधित है। क्या है, किडनी से संबंधित, ठीक है। चलिए अब इसकी प्रक्रिया मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्या होता है डायलिसिस, इतना ध्यान रखना। एक कृत्रिम वृक्क होता है, जब किडनी खराब हो जाती है तो किडनी की तरह काम करने के काम आता है ये आपका डायलिसिस, ठीक है। अगला है एंजाइम यानी जैव उत्प्रेरक मूलतः क्या होते हैं? जो भी आपके एंजाइम होते हैं, जो जैव उत्प्रेरक होते हैं, वो क्या होते हैं? तो ध्यान रखना साथियों, जो भी आपके जैव उत्प्रेरक या फिर जो एंजाइम होते हैं वो एक प्रकार के आपके क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन, है ना। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूत्रा से अनुपस्थित होता है, मूत्रा से किसके अंदर नहीं पाया जाता? यूरिनरी ब्लैडर किसके अंदर नहीं पाया जाता? मूत्रा से किसके अंदर नहीं पाया जाता? तो सांप व मगरमच्छ में नहीं पाया जाता, घड़ियाल में भी नहीं पाया जाता,
प्रोटोथीरिया जिसको हम चिट्टीखोर बोलते हैं उसके अंदर भी नहीं पाया जाता, और पक्षियों के अंदर भी मूत्राशय नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी में यानी सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल, प्रोटोथीरिया यानी कहने का मतलब चिट्टीखोर और पक्षी, इसके अंदर क्या नहीं होता है, मूत्राशय नहीं होता है। ये भी एक फैक्चुअल चीज है, ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि वे जीव जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक। जो अमोनिया का क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसको हम अमोनोटेलिक बोलते हैं। और एमिनोटेलिक किसको बोलते हैं, जो एमिनो अम्ल का स्रावण करते हैं, जो एमिनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उसको हम एमिनोटेलिक बोलते हैं। और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उसको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। ये जो आपका यूरिक अम्ल होता है ये सबसे कम विषैला आपका क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ। कम विषैला उत्सर्जी पदार्थ जो है वो कौन सा है, आपका यूरिक अम्ल है। और सर्वाधिक जो विषैला है वो कौन है, सर्वाधिक विषैला आपका अमोनिया होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो अमोनिया। सबसे कम विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो यूरिक अम्ल। दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, 116 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं, जिससे कि आपको सही से अच्छे से दिखाई दे दे। देखिए 116 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है, चीख चीख कर ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आपको पहचानना है। देखिए पहला आपको दे रखा है कि मनुष्य में एक जोड़ी किडनी होती है। एक जोड़ी किडनी कहने का मतलब 2 किडनी, सही बात है, 2 किडनी होती हैं। अच्छा, एक जोड़ी मूत्र नलिका होती है। मूत्र नलिका का मतलब मूत्रवाहिनी, बिल्कुल सही बात है भाई। 2 मूत्रवाहिनी होती है, एक जोड़ी का मतलब 2 मूत्रवाहिनी, क्योंकि एक तो इस वाली किडनी से आती है और एक इस वाली किडनी से आती है, 2 मूत्रवाहिनी हो गई। ये बात भी बिल्कुल सही है। एक जोड़ी मूत्राशय, मूत्राशय का मतलब पेशाब की थैली जिसको बोलते हैं, पेशाब की थैली। तो क्या पेशाब की थैली 2 होती हैं, 2 नहीं होती, 1 होती है। ये बात आपकी क्या है, असत्य। और आपको असत्य पहचानना था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूत्र मार्ग भी 1 होता है, ये बात सही दे रखी है इसने, है ना। लेकिन एक जोड़ी मूत्राशय नहीं होते, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने है कि किडनी के चारों तरफ कौन सी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। किडनी के चारों तरफ कौन सी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। देखिए ये प्लूरल जो झिल्ली है वो आपकी किसके चारों तरफ पाई जाती है, फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाती है ना, फेफड़ों के चारों तरफ। तो आपका ये नहीं हो सकता दोनों का, और ये तो क्या पता हो सकता है। लेकिन आपकी जो किडनी के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। और यही आपका आमाशय का आंतरिक स्तर भी बनाती है। आमाशय का आंतरिक स्तर भी कौन बनाती है, यही पेरिटोनियम झिल्ली बनाती है। आंतरिक स्तर भी बनाती है, और जो किडनी है उसके चारों ओर का बाहरी भाग भी बनाती है आपका ये पेरिटोनियम झिल्ली। एक है पेरिकार्डियम, एक है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो झिल्ली है वो किसके चारों ओर पाई जाती है, यह है हृदय के चारों ओर पाई जाती है। मैंने आपको 2-3 बात बताई हैं। प्लूरल झिल्ली फेफड़ों के चारों ओर, पेरिटोनियम किडनी के चारों ओर, और आमाशय के अंदर के भाग पर, और पेरिकार्डियम आपका हृदय के चारों ओर पाया जाता है। याद रहेगा अच्छे से, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि रक्त का सर्वाधिक शुद्धिकरण कहां पर होता है। सर्वाधिक शुद्धिकरण कहां पर होता है, सर्वाधिक शुद्धिकरण आपका किडनी में होता है, क्योंकि जो आपका मूत्र है, रक्त जो है ना, रक्त में से यूरिया बाहर निकाल लेता है कौन, आपका किडनी। तो किडनी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, आपका शुद्धिकरण होता है रक्त का। अच्छा, अगर यहां पर किडनी नहीं होता ऑप्शन में तो आपको देता फेफड़ा। ऑप्शन में क्या देता, आपको फेफड़ा देता। अगर ये किडनी नहीं होता तो फेफड़ा होता, तो आपको उत्तर हो जाता फेफड़ा, क्योंकि फेफड़ा भी क्या करता है, रक्त का शुद्धिकरण करता है। रक्त को शुद्ध करने का काम करता है फेफड़ा। कैसे, क्योंकि हमारे रक्त के अंदर CO2 पाई जाती है। क्या पाई जाती है, CO2। और इस CO2 को फेफड़ा बाहर करने का काम करता है। इसका मतलब रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े में भी होता है। लेकिन सर्वाधिक कहां पर होता है, तो सर्वाधिक आपका किडनी के अंदर होता है, ठीक है ना। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी। फेफड़ा भी शुद्धिकरण करता है, लेकिन वो किडनी से कम करता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है प्यारे साथियों, न्यूरोलॉजी। क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी के अंदर आपका कवक का अध्ययन होता है, कवक।
डर्मेटोलॉजी में आपका त्वचा का अध्ययन होता है, त्वचा विज्ञान, इसको त्वचा विज्ञान के नाम से जानते हैं, त्वचा विज्ञान। और आपका जो फाइकोलॉजी होता है, इसमें सेवाल का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? सेवाल का अध्ययन होता है। ठीक है, तो आपका बचा न्यूरोलॉजी, जिसमें तंत्रिका तंत्र का क्या होता है? अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण व संचालन और समन्वय कौन करता है? यानी हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण, उसके ऊपर संचालन और उसका समन्वय कौन करता है? तो नियंत्रण, संचालन और समन्वय जो करता है ना, वो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों मिलकर के करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर हमारे क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं जो हमारे अन्य अंगों को क्या करती हैं? सभी अंगों को संतुलित रखने का काम करती हैं, उनका संचालन करती हैं, है ना। और हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र में एक तो आपका मेरुरज्जु आता है, एक तो आपका मेरुरज्जु आता है और एक आपका मस्तिष्क आता है। अब हमारा जो दिमाग होता है वही हमारे शरीर के ऊपर क्या करता है? नियंत्रण करता है ना। दिमाग ही हमारे शरीर के ऊपर नियंत्रण करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों मिलकर के क्या करते हैं? हमारे शरीर का नियंत्रण करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछा है। कहने का मतलब तंत्रिका तंत्र किसके द्वारा बनता है? तो तंत्रिका तंत्र जो बनता है ना, वो बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। तो न्यूरॉन को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, नेफ्रॉन किसकी है? तो नेफ्रॉन आपकी वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कुपिकाएं जो है ना, कुपिकाएं वो फेफड़ों की क्या है? फेफड़ों की आपकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। स्नेप्स किसी का भी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नहीं है, स्नेप्स ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, 122 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है, साथ ही श्वसन गति, रक्तदाब, हृदय धड़कन गति का नियमन करता है? तो कल मैंने आपको श्वसन के बारे में बताया था कि श्वसन का नियमन कौन करता है? तो श्वसन का नियमन रक्तदाब, हृदय धड़कन, उगलना, निगलना, ये सारा का सारा काम किसका होता है? मेडुला ओब्लोगेटा का होता है। मेडुला ओब्लोगेटा हमारे पसस मस्तिष्क का भाग है। ये गर्दन में पाया जाता है, पीछे गर्दन की साइड, है ना, गर्दन की साइड पाया जाता है मेडुला ओब्लोगेटा। और इसी मेडुला ओब्लोगेटा से हमारी मेरुरज्जु जुड़ी होती है, इसी से हमारी मेरुरज्जु जुड़ी होती है। अच्छा, मेरुरज्जु क्या है? तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी के अंदर एक धागा है, उस धागे को हम क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु बोलते हैं। तो मेरुरज्जु इसी मेडुला ओब्लोगेटा से जुड़ी होती है, जो पसस मस्तिष्क का क्या है? भाग है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 123 नंबर, जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? यानी ऐसा कौन सा उत्तक है जिसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? सारे के सारे उत्तकों में कोशिका का विभाजन हो जाता है, लेकिन एक ऐसा उत्तक है जिसमें कोई विभाजन नहीं होता, तो उसका नाम है तंत्रिका। तंत्रिका एक ऐसा उत्तक होता है जिसमें कभी भी विभाजन नहीं होता। विभाजन नाम की चीज किसके ऊपर लागू नहीं होती? तंत्रिका के ऊपर लागू नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए आपका, सी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका के अंदर कभी भी कोशिका का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की पूछिए आपको, अगर वैसे पूछ लेता सबसे बड़ी कोशिका पूछ लेता तो आपका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे लंबी पूछा है, और वो भी कहाँ की? मानव शरीर की। अब मानव शरीर में तो शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं पाया जाता, तो कौन सा हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। क्यों? क्योंकि ये हमारे एडी यानी नीचे से लेके चोटी तक पाई जाती है। कौन? तंत्रिका कोशिका। यानी जहां पर आप टच करोगे और वहां पर आपको महसूस होगा, टच करने पर महसूस होगा, वो आपकी तंत्रिका कोशिका है। तो सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की तंत्रिका कोशिका, और जो शुक्राणु है वो सबसे छोटी कोशिका, यानी सबसे छोटी कोशिका किसकी? मानव शरीर की। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, और वैसे सबसे छोटी कोशिका आपकी क्या है? माइकोप्लाज्मा, है ना। वैसे सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, लेकिन मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आपकी शुक्राणु होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि
भावना, इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, चेतना, अनुभव, तर्क शक्ति, रोना, हंसना, मूत्र त्याग, मल त्याग आदि का केंद्र बिंदु कहाँ पर होता है? आदि का केंद्र बिंदु कहाँ पर होता है? तो अगर आपको याद है तो कल मैंने आपको बताया था, स्मरण शक्ति यानी याद करना, इच्छा शक्ति जाहिर करना, भावनाएं होना, बुद्धिमत्ता होना, चेतना यानी चेतन होना किसी बात का अनुभव होना, तर्क शक्ति यानी याद रखना, रोना, हंसना, ये सारे के सारे काम हमारे पर मस्तिष्क के होते हैं। किसके होते हैं? पर मस्तिष्क के होते हैं। और कल मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि मानव का पर मस्तिष्क अन्य प्राणियों से बड़ा होता है। मानव का जो पर मस्तिष्क है वो अन्य प्राणियों से क्या होता है? बड़ा होता है। इसीलिए जो मानव है उसको क्या बोलते हैं? बुद्धिमान प्राणी बोलते हैं। सेरिबेलम जो है ना, सेरिबेलम, उसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क बोलते हैं। अब ये अनुमस्तिष्क है, इसका मतलब ये क्या करेगा? हमारे शरीर पर नियंत्रण करने का काम करेगा। मैंने कल आपको बताया था शराब को उदाहरण देके, अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसका कौन सा मस्तिष्क प्रभावित होता है? तो उसका अनुमस्तिष्क क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है। और मध्य मस्तिष्क क्या करता है? मध्य मस्तिष्क आपका पर मस्तिष्क को, पर जो मस्तिष्क है उसको जोड़ने का काम करता है। किससे? मेरुरज्जु से। मेरुरज्जु से पर मस्तिष्क को जोड़ने का काम कौन करता है? तो आपका मध्य मस्तिष्क करता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बताता चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। तो आज मैंने आपको 35 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद कर सकता हूँ 35 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बीच में कोई डिस्टर्बेंस आपको हुआ है तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन अच्छे से बताने की कोशिश की है। बीच में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो क्षमा कर देना। गलती हो जाती है, कभी कभार मशीनरी गलती हो जाती है, तो इस बात को आप समझ सकते हो। ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास को एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक और कमेंट कर देंगे आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है। अगर कोई बदलाव करना है तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर मैं मनन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।